नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर हिंदी पार्ट 2 लेके आया हूँ। आज क्लास 9 है। इससे पहले मैं क्लास 8 अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आज विशेषण का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ा दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे विशेषण की तरीके बताए हैं बनाने के। विशेषण संज्ञा से कैसे बनाते हैं, सर्वनाम से कैसे बनाते हैं, क्रिया से कैसे बनाते हैं, अव्यय से बहुत अच्छी मैंने ट्रिक भी उसमें बताई है। तो वो वीडियो पहले जाके आप जरूर देखें, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद। आज हम सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। चलिए, पहला है गुणवाचक। पहला कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण। तो ये क्या होता है? तो जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था या स्वाद या गंध आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, भाव या अवस्था, स्वाद आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है बस ऐसे ही आप नोट कर लीजिए। अगर डीएलएड में क्वेश्चन पूछता है गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखिए तो बस आप यही लिख दीजिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। जैसे गुण क्या होते हैं? दोष। तो जैसे झूठा, उदार, आलसी, क्रोधी, पापी, मूर्ख आदि, ये सब हमारे गुण और दोष को बताते हैं। ठीक है। दोष मतलब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। तो ये सब हमारे गुण और दोष को बताते हैं। जैसे आकार में, आकार क्या होता है? मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, गोल, चपटा, ये सब हमारे आकार को बताते हैं। रंग, रंग तो काला, नीला, पीला, सफ़ेद, चमकीला। जैसे लाल टोपी, काला घोड़ा, सफ़ेद बिल्ली, ये सब मैंने एग्जाम्पल बताए थे ना। तो बस यही है रंग रूप। जैसे दशा। अब दशा कैसे? मान लो कोई गरीब है तो कोई भाई अमीर होगा, कोई भारी है तो कोई हल्का होगा, कोई सूखा तो कोई गीला, कोई नया कोई पुराना। ये सब दशा और अवस्था को बताते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। स्थान, ऊंचा, नीचा, भीतरी, बाहरी, चीनी, भारतीय, ये सब हमारे स्थान होते हैं आदि। स्वाद और गंध, कोई भाई खट्टा खाना पसंद करता है तो कोई मीठा, कड़वा, बदबूदार, नमकीन, खुशबूदार, ये सब हमारे स्वाद और गंध में आते हैं। तो याद रखना, जो विशेषण शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए अब देखते हैं नंबर 2, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं की माप और तौल, बस याद रखना, माप और तौल संबंधी विशेषता का पता चले उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बस इतना याद रखना, माप तौल मतलब हम लोग कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो बस उसको माप तौल बोलते हैं, वही होता हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण 2 भेद होते हैं, याद रखना। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। चलिए एक एक करके मैं दोनों बता देता हूँ। तो एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित और अनिश्चित, जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप, याद रखना, निश्चित माप, तौल या मात्रा का बोध कराएं उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होते हैं? जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल, मात्रा का निश्चित जानकारी का बोध ना कराएं। बस ना है ना, वह इसमें ना याद रखना, मतलब नहीं कराए। जैसे कि एग्जाम्पल लिखे मैंने, 2 लीटर दूध देना, तो इसमें हमें निश्चित पता चल रहा है वो कितने लीटर दूध मांग रहा है? 2 लीटर। तो 2 लीटर आपको कंफर्म हो गया। अब देखो इसमें, देखो थाली में थोड़ा आटा रखा है। देखो थाली में थोड़ा, अब आपको पता कितना आटा है? यहाँ थोड़े की बात कर रहा है तो आपको नहीं पता ना कितना आटा रखा है। तो यहाँ पे आपको पता था ना 2 लीटर की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? थोड़ा। थोड़े में आप नहीं बता सकते कितना वो मांग रहा है। 5 किलो चीनी ले आओ, कितने की बात कर रहा है? 5 किलो चीनी ले आओ। तो आपको पता है ना 5 किलो एक निश्चित माप तौल है। अब देखो गिलास में थोड़ा पानी है, आपको पता है वहाँ कितना पानी है? थोड़ा। कितना मुझे नहीं पता। 2 किलो चावल देना, इसमें भी पता है 2 किलो चावल मांग रहा है। अब देखो मेरे हाथ में बहुत सा तेल बिखर गया, बहुत सा कितना भाई? बहुत सा। अब कितना नहीं पता ना आपको, कितना से बिखर गया नहीं पता। ऐसे देखो 4 मीटर कपड़ा दे दो, है ना, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, कितना भी आपको कपड़ा लगता हो। आप दुकान पे जाएंगे तो दुकान वाले से क्या बोलेंगे? मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए भाई, मुझे सूट का या कमीज का या पैंट का जो भी है, तो आप मुझे
नाप के देगा, वो तौल के नहीं देगा। देखो मुझे थोड़ा खाना दे दो, थोड़ा आपको पता है कितना खाना, थोड़ा, तो इसमें मैंने नोट डाल के भी लिख दिया है बहुत सा, थोड़ा, मुझे तनिक खाना दे दो, या मुझे अधिक खाना दे दो, या इतना उतना, ये सब हमेशा किस में आते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा देखते हैं क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। ये क्या होते हैं, जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वह हमेशा संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। बस इसमें नाम से देखो संख्या है ना, तो बस इसमें क्या होगा, नंबर। तो संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, जैसे परिमाणवाचक के भी दो भेद होते थे, ऐसी संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद माने गए। कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। बस याद रखना, इसमें संख्या आएगी और उसमें क्या आते थे, माप तौल आती थी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर उसमें भी निश्चित था, इसमें भी अनिश्चित है, तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। तो उसमें याद रखना माप तौल की बात होती थी, जैसे 2 किलो चीनी, तो आप जब चीनी लेने जाएंगे तो तौल के देगा। लेकिन अगर आप जैसे मान लो केले लेने गए तो केले तौल के नहीं देता, केले हमेशा गिन के देगा, नंबर काउंट करके देगा, 10 केले, 12 केले, 2 दर्जन, 3 दर्जन। तो ये फ़र्क होता है इसमें और उसमें। चलिए अब एक एक करके देखते हैं क्या है। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होते हैं, जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, मतलब यहाँ क्या लिखा है, नहीं कराते हैं, तो इसका मतलब वो हमारे क्या कहलाते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। एक गिलास मेज पर रखा है, कितने, एक गिलास। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं ना, नंबर दिया हुआ है मतलब संख्या दी है, एक गिलास। दूसरा देखो, 1 दर्जन केले दे दो, 1 दर्जन तो केले, तो यहाँ पे 1 दर्जन आप काउंट कर सकते हैं। अब उसमें क्या था, निश्चित संख्यावाचक, तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन निश्चित परिमाणवाचक में क्या था, वहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे आप किसी दुकान पे गए, आपने कहा भाई मुझे चावल दे दो, तो आप चावल गिन के थोड़ी लाएंगे, भाई 50 चावल के दाने दे दो या 100 चावल के दाने दे दो, वो तो आपको तौल के देगा। लेकिन आप जब केले लेने जाएंगे तो आपको वो काउंट करके देगा, 10, 12 या 24, जो भी है, 1 दर्जन, 2 दर्जन। कक्षा में 15 विद्यार्थी बैठे हैं, तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं ना कितने विद्यार्थी बैठे हैं। अब इधर देखते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होते हैं, पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं, आपको पता है कुछ कितने हैं, नहीं पता ना, आप नहीं बता सकते कितने आम लटक रहे हैं, तो याद रखना ये आप काउंट नहीं कर सकते। टोकरी में थोड़े संतरे रखे हैं, कितने, थोड़े, आपको नहीं पता कितने। ऐसे अलमारी में कई पुस्तकें रखी, कितनी, कई पुस्तकें, आपको नहीं पता ना कितनी पुस्तकें रखी हैं, तो आप काउंट नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द किसी संख्या से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं या उसकी ओर संकेत क्या करते हैं, संकेत करते हैं, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो बस इतना याद रख लो, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं या संकेत करते हैं वह सर्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखे यहाँ पे देखिए, सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है। तो देखो सर्वनाम जैसे वह पढ़ रही है, तो ये तो हो गया आपका सर्वनाम। सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, वह लड़की पढ़ रही है, तो यहाँ पे देखो लड़की जो है वो संज्ञा है, क्या है, लड़की क्या है, संज्ञा। और मैंने यही तो बताया ना, किसी संज्ञा से पहले, देखो यहाँ लिखा ना, किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसको हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह होशियार है, तो यहाँ लिख दिया यह लड़का होशियार है, तो लड़का क्या है, लड़का भी एक संज्ञा है, लड़का क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा से पहले आया ना यह, तो उसका मतलब ये क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। और यह होशियार है तो ये सर्वनाम हो गया। वे जा रहे हैं, तो ये विशेषण अगर बनाना है आपको सर्वनामिक विशेषण, तो वे लोग, लोग क्या हो गया आपके, संज्ञा। तो वे संज्ञा से पहले आ गया ना, तो बस समझ जाना वो सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, कुछ बच्चों को यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होती है, सर एक निश्चयवाचक सर्वनाम आपने बताया था, वहाँ पे भी तो बताया था आपने यह है, लेकिन सर्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम में सिर्फ ये डिफरेंस होता है। जैसे मैंने नोट डाल के लिख दिया, यह शब्द पुस्तक, जैसे यह शब्द जो लिखा है ना, पुस्तक संज्ञा की जगह आया है, पुस्तक जो है वो किसकी जगह आया है, संज्ञा की जगह, तो ये तो हो गया सर्वनाम आपका। अब देखो दूसरे वाले में, यह जो है शब्द पुस्तक संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसमें देखो विशेषता, यह पुस्तक मेरी, पुस्तक क्या है आपकी, भाई संज्ञा ही तो है, पुस्तक क्या होगी, संज्ञा से पहले आ गया ना, इसका मतलब ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है मूल अवस्था,
उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है? जिन विशेषण शब्दों से केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, वह इमारत चौकोर है। तो राम एक ही लड़का है ना, जिसकी एक की बात हो मतलब अच्छा, यहाँ पे देखो अच्छे की बात कर रहा है ना, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अब देखिए दूसरा देखते हैं, उत्तरावस्था में क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से एक को दूसरे से अधिक मतलब कंपेयर करते हैं या कम बताया जाए उसे हम विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे राम जो है श्याम से अच्छा है, मतलब इन दोनों में क्या हो रही है? तुलना हो रही है, कंपेयर हो रही है। जैसे यह इमारत उस इमारत से क्या है? ऊंची है। तो याद रखना, जिन विशेषण शब्दों से एक को दूसरे से अधिक या कम बताया जाए मतलब कंपेयर किया जाए उसे हम विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं क्या होता है? उत्तमावस्था, जब दो या दो से अधिक की तुलना करके एक को सबसे अधिक, बस इसमें याद रखना सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है तब उसे विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, किशोर सबसे अच्छा लड़का है, इसमें सबसे अच्छा मतलब सबसे अच्छा है। दूसरा देखो, यह इमारत सबसे ऊंची है। कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे देख सकते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था क्या होती है? जैसे अच्छा गुड होता है ना, बेटर बेस्ट मतलब अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। तो आपने पढ़ा भी होगा, अच्छा, अधिक अच्छा और सबसे अच्छा। जैसे साहसी का क्या बनाएंगे? अधिक साहसी, सबसे साहसी। मोटा, अधिक मोटा, सबसे मोटा। गंदा, अधिक गंदा, सबसे गंदा। लंबा, अधिक लंबा, सबसे लंबा। अब कुछ में तो नहीं बनता है, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आप अधिक और सबसे अच्छा नहीं लगा सकते। जैसे कि सुंदर, अब सुंदर में अधिक सुंदर नहीं बनता। जैसे कि आपने इंग्लिश में ही पढ़ा होगा ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। वैसे ही हिंदी में सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। कोमल, कोमलतर, कोमलतम। विशाल, विशालतर, विशालतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। तो याद रखना कुछ शब्दों के नहीं बनते हैं जो उसमें मोर लगाते हैं। जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल तो होता ही है, तो ब्यूटीफुल का आप नहीं बना सकते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आप यूएसटी लगाते हैं ना, तो बस वही लगाना। गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, तो वैसे ही आपको इसमें ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल लगा के बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।